हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी सेकंड क्लास है। ठीक है, तो वही रहेगा हमारा जो सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं वो चारों पीडीएफ लेंगे, मैथ्स, हिंदी, रीजनिंग, जीके, जीएस का। और जो एमटीएस वाले वो हिंदी स्किप कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहले क्वेश्चन में जो है हमारा जीके का, मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है। जो भोजन है मानव शरीर में वह गुजरता है एक सतत नली से, जो खालिस्तान से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। तो ये है आपकी मुख गुहिका। मुख गुहिका जो है आहार नाल का भाग है, और आहार नाल जो है वो पाचन तंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा केस फौजदारी कानून के अंतर्गत नहीं आता। कौन सा केस फौजदारी कानून के अंतर्गत नहीं आता? तो ये है तलाक विवाद। तलाक विवाद आपके फौजदारी कानून के अंतर्गत नहीं आता। फौजदारी में मैक्सिमम वो हत्या, लूटपाट ये सब आते हैं आई थिंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सदनम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? तो सदनम पीवी बालकृष्णन जी को कथकली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। कथकली याद रखें, यह केरल में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही साथ ये याद रखें शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8, जो अलग अलग राज्यों में किया जाता है। केरल में मोहिनी अट्टम भी किया जाता है। केरल का 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, स्वयं त्यासांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के खालिस्तान नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता है। तो जो नालंदा बौद्ध मठ होता है वहाँ के जो द्वारपाल थे वो नए एडमिशन या जो स्टूडेंट नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने आते थे उनको कठिन प्रश्न पूछते थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर रहेगा द्वारपाल। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव है आपके डी राजा जी। ठीक है फ्रेंड्स, और एक ये भी याद रखें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी आपकी 26 दिसंबर 1925। ओ यार, ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, घुमंतू पशुचारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर खालिस्तान और खालिस्तान के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। तो ये जो है अपने पशुओं के चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर चारे और पानी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? तो ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल की परीक्षा जो आयोजन हुई थी उसमें पहले भारतीय थे आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर जी। ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई हैं, और इन्होंने सन 1864 में जो भारतीय सिविल सेवा में होने वाली परीक्षा थी आईसीएस या उसे क्लियर किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो ये है आपके विप्लव कुमार देव जी। ये पहले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री थे, अब ये जो है राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित हुए हैं, और वर्तमान समय में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं आपके माणिक साहा जी। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखें, माणिक साहा जी वर्तमान समय में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह के खालिस्तान माह में मनाई जाती है। तो कौन से हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन से माह में महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके फाल्गुन माह में। ठीक है फ्रेंड्स, फाल्गुन माह में महाशिवरात्रि मनाया जाता है। और आप जो है हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो 12 मंथ होते हैं वो ज़रूर याद रखें। मुझे भी थोड़ा बहुत याद है, मैं बता देता हूँ। जैसे आपको फर्स्ट होता है आपका चैत्र, फिर होता है सेकंड बैसाख, फिर होता है आपका थर्ड ज्येष्ठ, एक सेकंड, ज्येष्ठ, उसके बाद होता है आषाढ़, ठीक है, फिर आता है आपका श्रावण, ओ सॉरी, श्रावण के बाद आता है आपका
भाद्रपद। इसके बाद आता है आपका 7th अश्विन। 8th है आपका कार्तिक। फिर आता है आपका मार्गशीर्ष। श्री शिवाय नमः। 9th है मार्गशीर्ष। फिर आता है पौष। फिर 11th है आपका मांग और लास्ट है आपका फाल्गुन। आप एक बार और चेक कर लेना फ्रेंड्स, इसमें अगर कुछ गलत होगा तो। मैं भी बहुत पहले याद किया था तो उतना कंफर्म नहीं है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम यही है 12th मंथ हिंदी कैलेंडर के अनुसार आपके। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य है, तो यह है आपका केरल। केरल की साक्षरता दर जो है वो सबसे ज़्यादा है स्त्री पुरुष दोनों के मामले में, और स्त्रियों के मामले में भी यही सर्वाधिक है। और सबसे कम जो है महिला साक्षर वाला सबसे कम महिला साक्षर वाला राज्य है आपका राजस्थान। ठीक है, ये भी याद रखें, सबसे कम है आपका राजस्थान। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। फ्रेंड्स, शास्त्रीय नृत्य से बहुत क्वेश्चन पूछता है, एक शिफ्ट में आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। और ये भी याद रखें, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या जो है 8 हैं, जो अलग अलग स्थान पर की जाती हैं। जैसे उत्तर भारत में आपका कथक किया जाता है, उड़ीसा में किया जाता है आपका ओडिसी, और असम में किया जाता है आपका सत्रिय, मणिपुर में किया जाता है मणिपुरी। उसके बाद आंध्रा और तेलंगाना में कुचिपुड़ी, ये सभी याद रखें। और केरल का आप याद रखें कथकली और मोहिनीअट्टम। तमिलनाडु का भरतनाट्यम। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही खालिस्तान तैयार होता है। तो जीडीपी में किए गए योगदान से ही अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तमिलनाडु के तट पर अधिकतर वर्षा खालिस्तान के दौरान होती है। तो तमिलनाडु के तट पर मैक्सिमम टाइम जो है बारिश अक्टूबर से नवंबर के टाइम में होती है, और ये लौटती मानसून है। उधर जो है समुद्र तट है, समुद्र तट होने के कारण वहाँ से जो पानी ऊपर उठते हैं ना, वो पहाड़ों से टकराकर वहाँ वर्षा करा देते हैं। तो जो समुद्र तट वाले क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम ना बारिश ही होती रहती है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम बताइए। तो ओलंपिक्स में प्रथम ध्वजवाहक है भारत के पूर्णा बनर्जी जी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हाल ही में हुआ आपका टोक्यो ओलंपिक्स 2020, तो उसके भी याद रखें। उसमें आपके ध्वजवाहक थे जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत जी, एक सेकेंड, हरमनप्रीत जी थे, और साथ में थी मैरी कॉम। ठीक है, और एंडिंग वाला भी याद रखें। ये तो स्टार्टिंग का जो सेरेमनी था 2000 उस टाइम था, और जो एंडिंग सेरेमनी था टोक्यो ओलंपिक 2020 का, उसमें थे आपके बजरंग पूनिया जी। ठीक है फ्रेंड्स, इनके खेल भी याद रखें। हरमनप्रीत जी का संबंध हमारे भारतीय हॉकी टीम से हैं, और मैरी कॉम जो थी वो मुक्केबाज हैं। उसके साथ ही साथ आपके बजरंग पूनिया जी जो है वो कुश्ती के खेल से संबंधित या संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन के प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? तो बैडमिंटन के प्रत्येक खेल में जो है 21 अंक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना तथा 6ठी पंचवर्षीय योजना के मध्य के प्लान को क्या कहा जाता है? तो 5वीं और 6वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य के प्लान को कहा जाता है रोलिंग प्लान। ठीक है फ्रेंड्स, इस समय जो है भारत में नई पार्टी जो है वो शासन में आई थी, तो उसने पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया था। और पंचवर्षीय योजना जो थी वो 5-5 सालों के लिए थी, लेकिन रोलिंग प्लान जो है वो 1-1 ईयर्स के लिए होता था। रोलिंग प्लान जो है वो 1-1 ईयर्स के लिए होता था। 1 ईयर्स में कितने काम हुए फिर उसे कैलकुलेट किया जाता था, हमने जितना आइडिया लगाया उतना हुआ या नहीं, इस तरह से था रोलिंग प्लान। अगला क्वेश्चन है, स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता खालिस्तान करते हैं। तो स्किल इंडिया मिशन
की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता आपके प्रधानमंत्री करते हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी श्रृंखला के 50 रुपए के बैंक नोट का आधार रंग क्या है या खालिस्तान है। तो 50 रुपए का जो वर्तमान में चल रहा है नोट, उसका कलर बताना है हमें। तो उसका कलर है आपका फ्लोरोसेंट नीला या फ्लोरोसेंट ब्लू। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही अन्य नोट का भी रंग जो है वो याद रख लें। आपका जो 10 रुपए का नोट है वो आपका चॉकलेटी भूरे जैसा है, चॉकलेटी भूरा। और जो 20 रुपए का नोट है वो थोड़ा येलोइश टाइप का कलर में है, फीका एकदम। इसको क्या बोल सकते हैं, फीका हरा और पीला मिक्स टाइप में रहता है 20 का नोट। 50 का नोट उसमें पता चल गया हमें फ्लोरोसेंट ब्लू। और जो 100 रुपए का नोट होता है वो तो अभी नीले रंग का है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी जो है स्पेस ना होने के कारण मैं नीचे लिख देता हूँ। 100 के बाद आता है आपका 200 का नोट। 200 का नोट जो है थोड़ा येलो टाइप में होता है। और 500 का नोट जो है, जिसे ऑफिशियली उसका कलर है स्टोन ग्रे। ठीक है फ्रेंड्स, स्टोन ग्रे बोलते हैं 500 के कलर के नोट को, वो ग्रीनिश टाइप दिखता है थोड़ा। और जो 2000 का नोट है वो है आपका पिंक कलर में, पिंक मतलब गुलाबी। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। तो आर्टिकल 21 का संबंध प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से है। आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 ये जो है कभी समाप्त नहीं होते। अगर देश में जो है राष्ट्रीय आपातकाल भी लग जाए, आर्टिकल 352 लगने के बाद भी जो है हमारे सारे मौलिक अधिकार जो है वो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 21 और 20 जो है वो कभी समाप्त नहीं होते, चाहे देश में राष्ट्रीय आपातकाल ही क्यों ना लग जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो है MTS वाले हैं वो हिंदी को स्किप कर दे, और जो CRPF ट्रीटमेंट की तैयारी कर रहे हैं वो हिंदी की क्लास लें। चलिए देखते हैं आज के हिंदी के क्वेश्चंस। आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा, वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें 4 ऑप्शन है। विद्यालय जो कि सही लिखा है, शिक्षिका ये भी सही लिखा है, खेलने को कहा यहाँ भी कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन त्रुटि हमें दिख रही है चौथे भाग में, ये है अंताक्षरी। ये भाग में हमारे त्रुटि है, अंताक्षरी नहीं होता है, ये हमेशा अंत्याक्षरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सही इसको इस तरह से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह आया परंतु मैं नहीं गया, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्धि पहचाने। तो हमें इसमें वह आया परंतु मैं नहीं गया, SSC ने इसमें परंतु को त्रुटि माना है, क्योंकि यहाँ परंतु के स्थान पर शायद कुछ और आना चाहिए था, इसलिए परंतु वाले भाग में त्रुटि है। अगला क्वेश्चन है आपका, दोपहर खालिस्तान, ये आपका क्वेश्चन है और उसके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान का उपर्युक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा। दोपहर खालिस्तान, दोपहर का अर्थ होता है दोपहरों का कदाचार, नहीं ये तो थोड़ा गलत लग रहा है। दोपहर का अर्थ होता है दोपहरों का संग्राम, संग्राम भी गलत लग रहा है। दोपहर का अर्थ होता है दोपहरों का समाहार, ये थोड़ा सही लग रहा है फ्रेंड्स, थर्ड वाला। तो दोपहर का अर्थ होता है दोपहरों का समाहार, ये हमारा आंसर हो गया थर्ड का। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की सीमा अनंत है, तो वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो अनंत का विलोम होता है अंत। ठीक है फ्रेंड्स, अनंत का विलोम होता है अंत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें चित्त किसी विषय में दिया है, जिसमें चित्त किसी विषय में दिया है, तो ये आएगा आपका दत्त चित्त। ये जो है एक वर्ड में बताना था हमें, एक शब्द में इसका उत्तर देना था। तो जिसने किसी विषय में, जिसने चित्त किसी विषय में दिया है तो वो होता है दत्त चित्त। अगला क्वेश्चन है, इस जल में अनेक जीव रहते हैं, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द को पहचानिए। तो रेखांकित शब्द है आपका जल, तो हमें बताना है इस जल में अनेक जीव रहते हैं, तो जल का विलोम शब्द क्या है। इसके ऑप्शन हैं आपके तालाब, थल, स्थान या सलिल।
तो जल का विलोम होता है थल। ये रहा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित अंश के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? दो घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे। तो हमारे ऑप्शन है सवारी नीति, सफल नीति, त्रिरंगी नीति या दुरंगी नीति। तो यहाँ पे कह रहा है दो घोड़ों पर सवार होने से, अर्थात दुरंगी नीति। दुरंगी नीति अपनाने से हमें लाइफ में सफलता नहीं मिलती है। हमें अगर सफलता चाहिए तो हमें एक लक्ष्य बनाना होगा और उसी की ओर हमें आगे बढ़ना होगा, तब जाके हमें सफलता मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है। मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बसा। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, तो मेनली क्वेश्चन यही है, किसी और स्थान पर जा बसा। रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। तो किसी और स्थान पर जा बसा के लिए हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं? सर्वत्र, ये तो नहीं कह सकते। तत्र भी नहीं कह सकते। अन्यत्र, किसी और स्थान पर जा बसा को हम अन्यत्र कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा। ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ है। तो ऊंट के मुंह में जीरे मुहावरे का सही अर्थ है अधिक खाने वाले को कम देना। जो ऊंट होता है उसे थोड़ा सा अगर खाएगा तो उसका पेट नहीं भरेगा, क्योंकि ऊंट बहुत बड़ा होता है ना। ठीक उसी तरह ऊंट के मुंह में जीरा इस मुहावरे का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जिसका खंडन ना हो सके। वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। जिसका खंडन ना हो सके, क्या उसे समूल कहेंगे? नहीं, अखंडनीय। जिसका खंडन ना हो सके उन्हें कहेंगे अखंडनीय। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आकलन शब्द के लिए इनमें से उपर्युक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आकलन शब्द के लिए उपर्युक्त पर्यायवाची शब्द, तो आकलन का पर्यायवाची शब्द है अगणन। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है। हिमालय भारत का ताज है। हिमालय क्या है? भारत का ताज है। तो रेखांकित शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो हिमालय का पर्यायवाची पूछा है हमें, हम ऑप्शन देख लेते हैं। हिमालय का पर्यायवाची जो है वो गिरिराज है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी और जो है ये हिमालय के पर्यायवाची नहीं है, इन पर ध्यान न दें। हिमालय के अन्य पर्यायवाची जो हैं वो याद रखें, जैसे गिरिराज हो गया, पर्वतराज भी कहते हैं हिमालय को। पर्वतराज कहने के साथ इन्हें शैलेंद्र भी कहते हैं। शैलेंद्र के साथ इन्हें गिरीश भी कहते हैं। गिरीश के साथ इन्हें गिरिराज और नगराज भी कहते हैं। ये सभी जो हैं हिमालय के पर्यायवाची हैं। अगर इससे भी ज़्यादा आपको और भी अन्य याद है तो वो भी अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमें। निम्नलिखित में से अवयव से बना विशेषण शब्द नहीं है। तो अगला, ये तो नहीं लग रहा है। कैसा, कैसा जो है यह अवयव से बना विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर रहेगा कैसा। अगला क्वेश्चन है। मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का सही शब्द क्रम चुनिए। मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का सही शब्द क्रम चुनना है हमें। तो करना, करना मूल क्रिया तो नहीं लग रहा है। कराना, करना, करवाना, ये तो मूल क्रिया नहीं लग रहा है। सुनना मूल क्रिया है, सुनवाना, सुनाना। यहाँ पे मूल क्रिया तो सही है, लेकिन प्रथम और द्वितीय में अंतर कर दिया इन्होंने। थर्ड में उठना, उठाना, उठवाना, ये सही क्रम लग रहा है जो थर्ड वाला है। किसी भी शब्द में जब हम ना जोड़ देते हैं तो प्रेरणार्थक क्रिया बन जाता है। जैसे लिखवाना, लिखना नहीं लिखवाना, चलना नहीं चलवाना, इस तरह के अन्य इसके उदाहरण होते हैं प्रेरणार्थक क्रिया के। किसी दूसरे से कार्य करवाना ही इसमें आता है मैक्सिमम टाइम। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपर्युक्त सार्थक शब्द है। नानी याद आना, इस मुहावरे का सार्थक अर्थ बताना है हमें। मुसीबत देखकर घबरा जाना, जी हाँ, मुसीबत देखकर घबरा जाना। कई बार हम कहते हैं ना अपने दोस्त को, मुसीबत आती है तो क्यों नानी याद आ गई ना, ठीक उसी तरह। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी जो ये आपका 5 नंबर का आता है आपका खालिस्तान गद्यांश वाला, राष्ट्र के खालिस्तान विकास के लिए, इसे आप खुद बनाएंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये हैं, बाकी इसके ऑप्शन भी यहाँ पे दिए गए हैं। मैं ये वाला PDF आपको कमेंट सेक्शन में
जो है प्रोवाइड कर दूंगा। आप उस लिंक से चारों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका रीजनिंग है, रीजनिंग की भी आप प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ ही नीचे मैथ्स के क्वेश्चन हैं, मैथ्स की भी आप प्रैक्टिस करेंगे। चाहे कितने भी सही हों, आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपका स्कोर बूस्ट होगा। अगर फर्स्ट डे आपका 5 सही बन रहा है तो अगले दिन 6, 7, 8 इस तरह से स्कोर बूस्ट होगा। जो MTS वाले हैं वो हिंदी की क्लास ना लें, क्योंकि उनके सिलेबस में हिंदी नहीं है। और MTS वाले जो है रीजनिंग और GK की क्लास और मैथ्स की क्लास यहीं से लें। और अगर उनको लगता है कि रीजनिंग और मैथ्स मैंने कुछ ज़्यादा ही ईजी डाल दिया, तो मैंने MTS वालों के लिए अलग से और PDF बना के रखे हैं, जो कमेंट सेक्शन में ही मिलेंगे। आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।